हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स लेसन 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के जितने भी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम आंसर के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मैं आपको दोस्तों वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के जितने भी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय विस्तृत अर्थात के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा मार्क हासिल कर पाएंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो हमारा फर्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है वैद्युतशीलता का SI मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है न्यूटन इंटू कूलाम। थर्ड ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर। फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। सेकंड ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर। थर्ड ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन अच्छे से याद रहेंगे तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। सेकंड ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर। थर्ड ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वोल्ट इंटू मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, अर्थात कि हमें n का मान निकालना है। और हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें दिया गया है एक कूलाम में यानी q का मान हमें दिया गया है एक कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमें निकालना क्या दोस्तों, हमें निकालना है n का मान। हम जानते हैं एक सूत्र होता है q बराबर क्या होता है Ne। हमें मान निकालना है n का और e क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुणे में है और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n बराबर q/e। q कितना दिया है एक, e का मान तो e हम जानते हैं क्या दोस्तों, e जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 10⁻90 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपान 1.6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 अपान 1.6। इसके जब हम भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो यही क्या होगा दोस्तों, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, तो मान लीजिए कि ये क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पर क्या प्लस की आवेश है, यहाँ पर माइनस की आवेश है। तो ये क्या दोस्तों, एक चालक है, तो इसके चारों ओर क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ये चालक है दोस्तों, तो इसके चारों क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होंगे। तो मान लीजिए कि जो ये चालक है यहाँ तक क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या एक प्लस क्यू आवेश यानी Q0 आवेश क्या रखा गया है। क्या दोस्तों, तो हमने माना कि क्या एक चालक तार है और इसके चारों ओर क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ तक क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर एक क्या Q0 आवेश है। क्या दोस्तों, यहाँ पर एक Q0 आवेश रखा गया है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा पूरे वैद्युत क्षेत्र में जो Q0 आवेश पर बल लग रहा है वो यानी F फोर्स यानी कि जो बल लग रहा है वो, और Q0 के आवेश को यानी जो Q0 आवेश है इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसी के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी Q0 आवेश पर लगने वाला बल और Q0 यानी आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों,
तो हम इसको लिखते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो बड़ी पतली धात की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समानांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिणाम कितना दिया है दोस्तों, 17.7 गुणे 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया गया है दोस्तों, तो हमें दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है पृष्ठ घनत्व का मान दिया गया है। तो पृष्ठ घनत्व को हम किससे लिखते हैं, तो पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर दिया है 17.7 गुणे 10⁻⁻22 दिया गया है। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। तो हमें सिग्मा दिया है और हमें क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात कि ई का मान हमें निकालना है। इसके लिए एक सूत्र होता है ई बराबर सिग्मा पान अपसालन 0। सिग्मा का मान कितना दिया है दोस्तों, तो सिग्मा का मान दिया है 17.7 गुणे 10⁻⁻22। अपसालन 0 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। इसको जब हम काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 10⁻⁻22 गुणे ये प्लस में हो जाएगा 10⁻12। 22 में से 12 जाएगा दोस्तों तो बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ई बराबर होता है सिग्मा अपान अपसालन 0। ये सूत्र दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध लिखिए। यानी कि फाई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध लिखना है दोस्तों। यानी कि हमें बताना है कि फाई और ई में क्या संबंध होता है। तो इसमें संबंध होता है, फाई बराबर होता है यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू डी ए। क्या होता है दोस्तों, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। फाई क्या है दोस्तों, तो फाई हमारा वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है, तो ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही वैद्युत फ्लक्स एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या होता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो माना कि एक चालक तार है, यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। क्या दोस्तों, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, इनके बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। अब इस Q1 आवेश और Q2 आवेश पर जो बल लगेगा, इसी बल के लिए कूलाम ने इस नियम को दिया था। यानी कि इस Q1 आवेश और इस Q2 आवेश पर जो बल लगेगा, यानी जो फोर्स लगेगा, इसी बल के लिए 1785 ईस्वी में, कब 1785 ईस्वी में कूलाम ने इस नियम को दिया था और इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो जो कूलाम का नियम होता है वो इस Q1 आवेश और Q2 आवेश पर जो बल लगता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इन आवेशों पर जो बल लगता है वो क्या होता है, इस Q1 आवेश और Q2 आवेश क्या होता है, समानुपाती होता है। Q1 इंटू Q2, इस सभी इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल होता है वो इन दोनों आवेशों क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया दोस्तों। और इसका सेकंड समीकरण होता है कि इन दोनों आवेशों पर यानी Q1 और Q2 आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो इनकी बीच की दूरी यानी जो R है इसके वर्ग क्या होगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा यानी वर्ग के। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, यानी कि इन दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होगा, समानुपाती होगा। और इन दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम इन दोनों समीकरण को मिला लेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, जब इन्हें मिलाएंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से।
जब इन्हें मिलाएंगे तो हो जाएगा F समानुपाते Q1 Q2 ऊपर है तो इसे लिखेंगे Q1 Q2, आर स्क्वायर बटे में है तो लिखेंगे आर स्क्वायर। यह हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है, अब हम इसे हटाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो ऐसे उतर जाएगा दोस्तों Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यानी कि जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है दोस्तों, तो लिखेंगे जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यानी कि जहाँ 1/4 पाई क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या है दोस्तों, तो हमारा यह एक नियतांक होता है और यह क्या होगा, ये वायु और निर्वात में होगा, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होगा 9 × 10⁻9। यहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर के भी लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, के भी लिख सकते हैं, यानी के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यानी कि हम चाहे के लिखें और यह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब वायु या निर्वात में होगा तब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 आया है दोस्तों, तो एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 जो होता है वो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या दोस्तों, वैद्युतशीलता है, यानी एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। जब हम कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा, और जब हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर, इसी का उल्टा करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर तो मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यानी के क्या होता है, जो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा F बराबर हो जाएगा के × Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। यानी कि जो कूलम का नियम होता है वो इस Q1 और Q2 आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो इस Q1 Q2 की क्या होता है, समानुपाती या अनुकरणपाती होता है। और इसका सेकंड समीकरण होता है कि इस Q1 Q2 आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F समानुपाते Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, F बराबर के × Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जहाँ 1/4 पाई क्या है दोस्तों, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, कि यह एक चालक है और ये चालक है तो इसके चारों ओर क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो मान लीजिए कि यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्या दोस्तों, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में, यानी जहाँ तक इसका पूरा क्षेत्र है, इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ये क्या दोस्तों, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, गुजर रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या दोस्तों, गुजर रही हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसको दोस्तों, संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र में जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका मात्रक जान लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से। फाई बराबर होता है
ई ए कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं। ई क्या है दोस्तों, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये का मात्रक क्या होता है, एरिया जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, तो इसका डिफिनेशन होता है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों यह एक क्या है, चालक है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पर एक बिंदु है दोस्तों, इसकी लंबाई यल है, यानी यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, यल है, और यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, यल है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका लंबाई हो जाएगा 2l। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2l हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी दोनों की लंबाई बराबर है कि नहीं बराबर है, यानी यहाँ इसकी लंबाई क्या दोस्तों, यल है, इसकी भी लंबाई यल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दो बराबर, यानी दोनों क्या है, बराबर हैं, एवं विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत हैं, यानी कि एक आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है, एक क्या है, माइनस क्यू आवेश है। यानी कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, न्यूनतम दूरी पर। यहाँ पर देखिए न्यूनतम दूरी पर स्थित है, न्यूनतम दूरी पर स्थित है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, यानी कि दो बराबर आवेश हों, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या है, इसकी भी यल है, इसकी भी यल है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हैं, एवं विपरीत प्रकार के आवेश आवेश क्या हों, बराबर हों, यानी कि एक आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश, एक आवेश माइनस क्यू आवेश, और एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित हों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम दूरी अर्थात 2l की दूरी पर स्थित हैं, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको इसी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन होता है दोस्तों, किसी एक आवेश, यानी कि किसी एक आवेश या दोनों आवेश, किसी एक आवेश या दोनों आवेश के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी एक आवेश को लेंगे। मान लीजिए कि क्या एक प्लस क्यू आवेश है, हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। किसी एक आवेश या दोनों आवेश हम क्या लेंगे, हम एक आवेश लेंगे, तो किसी एक आवेश तथा उनकी अल्पतम दूरी के गुणनफल को, उनका दूरी कितना है दोस्तों, उनका दूरी क्या है, 2l है, इसी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक आवेश लिया q और दूरी कितनी है 2l, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2l, q इंटू 2l, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मात्रक हो जाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम रो से लिखते हैं दोस्तों, तो रो बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2l इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2l इंटू क्यू। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, यल का मात्रक क्या होता है, तो यल का मात्रक होता है लंबाई का मात्रक मीटर, और क्यू का मात्रक क्या होता है, तो क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलम, यानी इसका मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर इंटू कूलम, अर्थात कि कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसका विमा क्या होता है दोस्तों, तो इसका विमा होता है क्या होता है, LTA, क्या होता है दोस्तों, लता, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा क्या होता है, लता होता है, यानी LTA इसका विमा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तथा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है गॉस की परिमेय क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गॉस की परिमेय क्या है। तो गॉस की परिमेय इसमें लिखेंगे
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए दोस्तों कि कोई क्या है, कोई बंद पृष्ठ है और उससे क्या विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं दोस्तों। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, यानी उस पृष्ठ पर जितने भी क्या आवेश होंगे उसका क्या होगा दोस्तों, वो आवेश 1/ε0 का गुना होता है। यानी कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का एवं 1/ε0 का गुना होता है। तो विद्युत फ्लक्स को लेते हैं फाई से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो आवेश होता है आवेश का, यानी आवेश आवेश जो होता है दोस्तों 1/ε0 का गुना होता है। आपको पता चल गया होगा कि फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू होता है, लेकिन निजाम में पूछा जाता है कि दोस्तों कि फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू को सिद्ध कीजिए। तो हम चलिए देखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने इसका चित्र बना दिया दोस्तों, आपको इसको एक बार समझ लेना दोस्तों। हमने माना कि क्या है, प्लस क्यू आवेश है जो बिंदुओं पर स्थित है, इससे आर मीटर की दूरी पर, यहाँ पर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये वेक्टर ज्ञात करनी है। तो इसका भी कोई क्षेत्रफल होगा दोस्तों, तो हमने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, डीए है। इसका क्षेत्र, इतने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, और इस पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, डीए वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर एक कोड बनेगा दोस्तों जिसको हम डी ओमेगा से लिखेंगे, और इसका इस पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया, यानी कि हम ये से लिख देंगे। आपको इस चित्र को आसानी से याद रखना है दोस्तों। आई होप आप लोग इस चित्र को समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम हेडिंग लगाएंगे रचना, उसमें लिखेंगे माना एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है जिस पर बिंदुओं पर एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है, उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, डी ए है, और पूरे का क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है, और ये इससे आर मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक कोड क्या है, डी ओमेगा है। आपको इतना लिख देना, रचना में आपको इन सब बातों को लिखना है। डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसी को लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जानते हैं दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, यानी ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। तो आपको समीकरण फर्स्ट प्राप्त होगा दोस्तों। फिर लिखेंगे डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी जो हमने पूरा क्षेत्रफल जो डीए माना था उससे गुजरने वाला पूरा विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई ई, और इसका सूत्र होता है दोस्तों ई इंटू डी ए वेक्टर। हम जानते हैं क्या दोस्तों कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए वेक्टर होता है। और हम एक सूत्र और जानते हैं दोस्तों कि अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अगर लगा है तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है ए बी कॉस थीटा। हम ये जानते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों सूत्र के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड हमारा आया है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम समीकरण सेकंड का नहीं, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या आया है दोस्तों, तो समीकरण हमारा फर्स्ट आया है ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है दोस्तों। और समीकरण हमारा सेकंड क्या है दोस्तों, समीकरण सेकंड हमारा है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब हम समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण इसमें पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम इसका मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फाई ई बराबर हमारा क्या है, समीकरण सेकंड है दोस्तों, हमारा समीकरण सेकंड है ई डी ए कॉस थीटा। तो हम ई का मान क्या है आया दोस्तों, ई का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी ए कॉस थीटा है, तो इसको हम वैसे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी ए इंटू डी ए कॉस थीटा। आपका इतना आ गया दोस्तों। हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा। इतना हमारा आ गया दोस्तों। अब हम इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब हमको निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी तक हमने डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को ज्ञात किया था। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। जो आपका समीकरण थर्ड आया है उसी का जब हम क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। समीकरण थर्ड क्या है दोस्तों, तो फाई ई बराबर आया है हमारा क्यू अपान 4π
अपसाइलन 0 इंटू DA cos थीटा इंटू क्या है दोस्तों 1/r²। ये तो हमारा है दोस्तों। जब हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे तब हमारा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन Q/4 अपसाइलन 0 इंटू हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/r² DA cos थीटा हो जाएगा। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। डी क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 अपसाइलन 0 इंटू इंटीग्रेशन 1/r² DA cos थीटा हो जाएगा दोस्तों हमारा ये। अब हम इसे लिखेंगे डी क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 अपसाइलन 0 इंटू ये हो जाएगा डी ओमेगा। ये कहाँ से आया दोस्तों, तो एक सूत्र होता है दोस्तों कि DA cos थीटा अपान r² बराबर क्या होता है दोस्तों, cos थीटा अपान r² बराबर होता है डी ओमेगा। हमने इसी का मान यहाँ पर रख दिया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा डी क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 अपसाइलन 0 इंटू डी ओमेगा। और हम जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर होता है 4 तो हम यहाँ पर डी ओमेगा के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों 4 रख देंगे। तो ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बचेगा ये। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 अपसाइलन 0 इंटू इसका मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका मान 4 होता है। तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। बचेगा क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/अपसाइलन 0। या हम इसे लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर हो जाएगा 1/अपसाइलन 0 इंटू Q। यही हमको सिद्ध करना था दोस्तों, यह हमारा सिद्ध हो गया। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और 10वां क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर एवं अक्षीय स्थिति पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपको इन दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे तार द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, किसके कारण, चादर के कारण, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इन पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।